नमस्कार दोस्तों, महाराष्ट्र की सियासी गलियारों से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। शरद पवार के भतीजे एवं एनसीपी के मुखिया अजित पवार को मुख्यमंत्री बनने का ऑफर मिला है। दरअसल महाराष्ट्र की राजनीति में बीते कुछ सालों में काफी उतार चढ़ाव हुए हैं। पहले भाजपा शिवसेना का दशकों पुराना गठबंधन टूटा, फिर उद्धव ठाकरे की शिवसेना पार्टी टूटी और इसके बाद शरद पवार की एनसीपी भी टूट गई। तत्कालीन शिवसेना के नेता एकनाथ शिंदे और एनसीपी के दिग्गज नेता अजित पवार आज भाजपा के साथ मिलकर महाराष्ट्र की सत्ता में हैं। एकनाथ शिंदे और अजित पवार दोनों ही उप मुख्यमंत्री के पद पर हैं। हालांकि कभी कभी महायुति के दलों के बीच अनबन की खबरें भी सामने आती रहती हैं, तो कभी विपक्ष की ओर से सत्ता पक्ष के नेताओं को अपने पाले में करने की बात भी पता चलती रहती है। लेकिन इन सब के बीच ही एनसीपी के मुखिया एवं उप मुख्यमंत्री अजित पवार को मुख्यमंत्री बनाने का ऑफर दिया गया है। दरअसल यह ऑफर शिवसेना यूबीटी के नेता विनायक राउत की तरफ से दिया गया है। विनायक राउत ने आगे आकर कहा कि अजित पवार को मुख्यमंत्री बनना है तो वापस वो महाविकास अघाड़ी में आ जाएं। दरअसल अजित पवार कई बार सार्वजनिक रूप से मुख्यमंत्री बनने की इच्छा जता चुके हैं। अब ऐसे में शिवसेना यूबीटी के नेता विनायक राउत ने उनको ऑफर देकर महाराष्ट्र का सियासी पारा चढ़ा दिया है। उन्होंने रविवार को कहा कि अगर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं तो उन्हें विपक्षी गठबंधन एमबीए यानी महाविकास अघाड़ी में शामिल हो जाना चाहिए। विनायक राउत ने कहा कि अजित पवार कभी भी उस गठबंधन में मुख्यमंत्री नहीं बन सकते जिसमें वे वर्तमान में हैं। अगर उन्हें मुख्यमंत्री बनना है तो उन्हें एमबीए में वापस आना चाहिए। मुख्यमंत्री बनने का सपना देखने के बजाय उन्हें ऐसी जगह आना चाहिए जहां उन्हें वह अवसर मिल सके। दरअसल आपको बता दें, विनायक राउत वर्तमान में शिवसेना यूबीटी पार्टी के सचिव हैं। वह इससे पहले राज्य के रत्नागिरी सिंधुदुर्ग सीट से सांसद भी रह चुके हैं। विनायक राउत का कहना है कि अजित पवार वर्तमान में जिस गठबंधन में है उसमें वह कभी भी मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हैं। अगर उन्हें मुख्यमंत्री बनना है तो उन्हें एमबीए में वापस आना चाहिए। अब अजित पवार को विनायक राउत के ऑफर के बाद महाराष्ट्र का सियासी पारा चढ़ गया है। दरअसल आपको बता दें, अजित पवार कई बार सार्वजनिक रूप से मुख्यमंत्री बनने की इच्छा जाहिर कर चुके हैं। हाल ही में महाराष्ट्र महोत्सव के दौरान अजित पवार ने कहा था कि हम सभी को ऐसा लगता है कि महिला मुख्यमंत्री होनी चाहिए, लेकिन उसके लिए संयोग भी होना जरूरी है। उन्होंने कहा कि अब देखिए ना, मुझे भी कई वर्षों से लगता है कि मैं मुख्यमंत्री बनूं, लेकिन कहाँ बात बन पाती है। कभी ना कभी तो वो दिन आएगा। अब जिस तरह से अजित पवार का यह बयान था वो काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि कई बार अजित पवार मुख्यमंत्री बनने की इच्छा जता चुके हैं। दरअसल आपको बता दें, अजित पवार महाराष्ट्र के सबसे लंबे समय तक डिप्टी सीएम रहने वाले व्यक्ति हैं, जो पहले 6 बार इस पद पर रह चुके हैं। इससे पहले भी सार्वजनिक रूप से उन्होंने मुख्यमंत्री बनने की अपनी महत्वाकांक्षाओं के बारे में बात की है। अब उन्हें अचानक से शिवसेना यूबीटी की तरफ से मुख्यमंत्री बनने का ऑफर दे दिया गया है। यहाँ तक शिवसेना यूबीटी के नेता ने कह दिया कि अजित पवार वर्तमान में जिस गठबंधन में है उसमें वह कभी मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हैं। अगर उन्हें मुख्यमंत्री बनना है तो उन्हें एमबीए में वापस आना होगा। बहरहाल यूबीटी के नेता के बयान के बाद अजित पवार की तरफ से अभी तक कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन जिस तरह से यूबीटी के नेता विनायक राउत ने उन्हें मुख्यमंत्री बनने का ऑफर दिया है, अगर सब कुछ दरकिनार करके यह भी मान लिया जाए कि अगर अजित पवार इनके साथ आ भी जाते हैं तो क्या वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं? क्या है सीटों का गणित, उस पर नजर डालें तो आपको बता दें, जो 2024 में विधानसभा चुनाव के नतीजे हैं उसमें बीजेपी को 132 सीटों पर जीत मिली थी। शिंदे वाली शिवसेना को 57 सीटों पर, अजित पवार वाली एनसीपी को 41 सीटों पर, उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना को 20 सीट पर, कांग्रेस को 16 सीट पर, शरद पवार वाली शिवसेना को 10 सीटों पर, सपा को 2 सीट पर और अन्य को 10 सीटों पर जीत मिली थी। अगर बीजेपी और एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना को अलग करके भी इन सब के यानी अजित पवार की एनसीपी, उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना, कांग्रेस, शरद पवार वाली एनसीपी, सपा और अन्य के सभी सीटों को भी जोड़ा जाए तो 100 सीट पूरे नहीं होते हैं। इन सब को मिलाकर गाड़ी 99 सीटों पर ही अटक जाती है, जबकि महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए
145 विधायकों की आवश्यकता है। यदि उद्धव ठाकरे की शिवसेना किसी भी तरह से अजित पवार की पार्टी को अपने तरफ करने में कामयाब भी हो जाती है, फिर भी सरकार नहीं बन सकती है और न ही महाविकास आघाड़ी वाले अजित पवार को मुख्यमंत्री बना पाएंगे, क्योंकि जो बहुमत का आंकड़ा है 145 का है, वहां तक पहुंचने के लिए इन्हें 46 सीटों की और आवश्यकता होगी, जो कि यह होना असंभव है। हालांकि जो आज का राजनीतिक परिदृश्य है उसमें अजित पवार भी महाविकास आघाड़ी में वापस नहीं आने वाले हैं। कुल मिलाकर इन्होंने जो ऑफर दिया है वो सिर्फ एक सियासी बयानबाजी ही मान सकते हैं। बहरहाल आगे क्या होता है, राजनीति में सब कुछ संभव है, कोई किसी का दोस्त कोई किसी का दुश्मन नहीं होता है। बहरहाल वहीं आगे बढ़ते हुए आपको बता दें, बिहार की सियासत से भी एक बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल आपको बता दें, बिहार चुनाव से पहले जेडीयू को बड़ा झटका लगा है। जेडीयू के एक बड़े नेता आरजेडी में शामिल हो गए हैं। बता दें, कोसी स्नातक क्षेत्र से जेडीयू के प्रत्याशी रहे संजय चौहान ने अपने समर्थकों के साथ रविवार को राजद की सदस्यता ग्रहण कर ली है। स्वयं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के समक्ष उन सभी ने राजद की सदस्यता ग्रहण की है, जिसके बाद संजय चौहान के समर्थकों ने राजद के प्रति अपना विश्वास जताते हुए सदस्यता ग्रहण की। तेजस्वी यादव ने कहा कि उनके राजद में शामिल होने से पार्टी का जनाधार भी बढ़ेगा। मौके पर राजद के पूर्व सांसद जय प्रकाश नारायण यादव, पूर्व मंत्री बीमा भारती, आलोक मेहता, रणविजय साहू, भूदेश चौधरी सहित अन्य नेता मौजूद थे। सदस्यता ग्रहण करने के बाद संजय ने बताया कि वे पिछले 25 साल से शिक्षा के साथ साथ समाज सेवा का काम करते आ रहे हैं। समाज सेवा करना उनके स्वभाव में ही है। संजय चौहान ने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के प्रति विश्वास जताते हुए कहा कि मुझे पार्टी द्वारा जो भी दायित्व सौंपा जाएगा उनका पूरे तन मन धन से निर्वहन करूंगा। वहीं दूसरी तरफ बिहार में इंडिया गठबंधन की तरफ से यानी महागठबंधन में सीएम का चेहरा कौन होगा, उस पर भी लगभग तस्वीर साफ होती हुई नजर आ रही है। मनोज झा ने कहा है कि तेजस्वी के नाम पर कोई विवाद नहीं है, बस इंतजार करें, घोषणा भी हो जाएगी। दरअसल बिहार में संयुक्त विपक्ष के महागठबंधन की एक बैठक पटना के आशियाना दीघा में शुरू हो गई है। बैठक की अध्यक्षता नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कर रहे हैं। आज की बैठक में राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, तीनों वाम दल के अलावा विकासशील पार्टी के जिला अध्यक्ष, महासचिव स्तर के अधिकारी भी बुलाए गए थे। बैठक के लिए बने मंच के बैनर पर सिर्फ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की ही तस्वीर है, जबकि अन्य दलों के सिर्फ चुनाव निशान हैं। हालांकि बैठक में तेजस्वी यादव समेत महागठबंधन के कई नेता मौजूद हैं, लेकिन जो पीछे बैनर लगा हुआ है इसे कई मायनों से देखा जा रहा है, क्योंकि महागठबंधन में कई बड़े नेता हैं, लेकिन सिर्फ तेजस्वी यादव की तस्वीर लगना एक काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और ये भी माना जा रहा है कि तेजस्वी यादव ही महागठबंधन में मुख्यमंत्री का चेहरा हो सकते हैं। हालांकि कौन होगा यह तो आने वाले समय में ही पता लग पाएगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की राह पर उनके बेटे भी चल पड़े हैं, यानी बड़े बेटे। बिहार चुनाव में अभी 6 महीने की देरी है, लेकिन लालू के छोटे बेटे तेजस्वी यादव अभी से महागठबंधन सरकार की तैयारी कर रहे हैं। वहीं बड़े बेटे तेज प्रताप यादव तो इस बात को लेकर इतने आश्वस्त हैं कि उन्होंने अपनी उस सरकार में पटना के जिलाधिकारी का नाम भी फाइनल कर दिया है। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव वैशाली जिला मुख्यालय हाजीपुर आए थे। यहाँ पर तेज प्रताप यादव एक सम्मान कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आए थे। इसी दौरान लोगों को संबोधित भी किया उन्होंने। तेज प्रताप यादव ने प्रिंस राज से कहा कि अभी तो आप ट्रेनिंग में जाइए, तब तक हम बिहार में सरकार बनाने का काम करेंगे, फिर आपको पटना का डीएम हम बनाएंगे। तेज प्रताप यादव यहीं नहीं रुके। तेज प्रताप यादव ने कहा कि सामाजिक न्याय की जीत असल में अभी हुई है। उन्होंने कहा कि पहले हम लोगों के बाप दादाओं के साथ जिस तरीके का व्यवहार होता था भली भांति सब लोग जानते हैं। हम लोग मेहनत कर चाहे जिस लाइन में जाएं, दूसरे राज्य के लोग हमें हीन भावना से देखने का काम करते हैं। उन्होंने कहा कि बिहार में वह बात है जो प्रिंस राज ने साबित कर दिया है
किस तरीके से इन्होंने इसकी तैयारी की है, इसके लिए मेहनत किया है और हर तरीके की परेशानियों का सामना कर यहाँ तक पहुँचे हैं। इसी दौरान उन्होंने कहा कि हम आपको पटना का डीएम बनाएंगे। अब तेज प्रताप यादव के इन बातों से लग रहा है कि वो आश्वस्त हैं कि उनकी सरकार आने वाली है। हालांकि अभी क्या होता है क्या नहीं, क्योंकि अभी चुनाव में लगभग 6 महीने का समय बचा हुआ है। अब आगे क्या होता है क्या नहीं, यह तो देखने वाली बात होगी। लेकिन तेज प्रताप यादव यह मान के चल रहे हैं कि बिहार में उनकी सरकार आने वाली है। अब तेज प्रताप यादव के ओवर कॉन्फिडेंस कहिए या कॉन्फिडेंस कहिए, इस पर आप क्या कहेंगे? आपको क्या लगता है? आप अपनी राय कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करना, शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें।